Hey everyone, this is Asa Dubey. So लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर लिया था अपना हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें पता चला यहाँ पे दो टाइप की रिप्रोडक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेक्सुअल के बारे में पूरी अच्छी खासी नॉलेज ले ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और फिर किन किन ऑर्गेनिजम्स में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आज ये स्टार्ट करेंगे प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो स्टार्ट करते हैं। इट इज एन एडवांस्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर एक बात अच्छे से प्रॉपरली समझी हुई होगी तो वहां पे हमें पता चला कि वहां पे देयर इज नो नीड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। इफ there is no need of gamete formation then there will be no fertilization। साथ में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होना है और फिर अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन भी होगा। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करी थी कि वहां पे एक पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, दो पेरेंट से भी हो सकता है, बट मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंगल पेरेंट ही शो करते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जब डिफरेंसेस देखे थे तो वहां पे पता चला कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट्स के अलावा यहाँ पे डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए। It is an advanced mode of reproduction which is exhibited by the majority of animals। आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे मेजॉरिटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एग्जिबिट करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स। These animals show differentiation of sex। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल सेक्स वाला ऑर्गेनिजम्स आपको नहीं मिलेगा। सेक्स में क्या होंगी, डिफरेंशिएशंस हो सकती हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, इवन बाइसेक्सुअलिटी भी शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट पेरेंट की या फिर दो डिफरेंट सेक्स के पीपल्स के डीएनए को फ्यूज कराया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है, मिक्स कराते हैं एक साथ, जिससे ये एक नया ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि क्या हर एक बंदा अपने पेरेंट की तरह सिमिलर होता है, अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होता है या नहीं होता है। तो वहां पे हमें जवाब नहीं मिला था, नहीं का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसमें जो दो डिफरेंट सोर्स है, एक मेल वाला होगा दूसरा फीमेल होगा, इन दोनों सोर्सेस के डीएनए को मिक्स कराया जाता है। मिक्स कराने के बाद एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग की वजह से एक नया वेरिएशन क्रिएट होता है। मदर का डीएनए गया, फादर का डीएनए गया, दोनों मिक्स कराया जाता है, फ्यूज कराते हैं हम प्रोजनी के अंदर और फिर हम देखते हैं प्रोजनी एक नई वैरायटी की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यू टू दीज रीजंस। कौन से रीजंस की बात कर रहे हैं, ये जो डीएनए की मिक्सिंग कराई जाती है, द ऑफस्प्रिंग इट मींस जो चाइल्ड का बर्थ हो रहा है of sexually reproducing organisms are not carbon copy of their parents। हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन पुट अप किया था that why do have similarities with our parents और why we do not have similarities with our parents। तो इसका एक अच्छा खासा जवाब यही है कि हमारे डीएनए की मिक्सिंग हो जाती है, इसीलिए हम एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं। These variations are very important for the improvement of a species। किसी भी स्पीसीज की इम्प्रूवमेंट के लिए डीएनए की मिक्सिंग और ये वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे खास बात क्या है कि इवोल्यूशन प्रोसेस में ये वेरिएशंस जो कॉज हो रहे हैं वो एक तरह के रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं। गैमीट फॉर्मेशन हुआ जो और उनकी मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग का मतलब फर्टिलाइजेशन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन एक बहुत यूनिक सी चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक या दो इंडिविजुअल को यूज किया जाता है फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस और यहाँ का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का सेल बनता है। सेल होता है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल कहने का मतलब क्या है कि वो एक सेल से
मियोसिस डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होके आते हैं और यहाँ पे वो जो सेल बनता है दैट इज कॉल्ड गैमीट्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल्स, जिसको हम गैमीट बोल रहे हैं। वन गैमीट विच इज इमोर्टाइल। यहाँ पे एक बहुत खास बात है, नॉर्मल हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक मोटा आदमी है, ठीक है, मोटा आदमी है मतलब क्या है कि बहुत खाना खा खा के वो मोटा हुआ होगा, तो अब वो जो बहुत मोटा आदमी है वहां पे क्या वो आसानी से मूव कर सकता है? तो भाई नहीं मूव कर पाएगा, बिकॉज वो मोटा है। ठीक है, और उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल्स भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे। वहीं पे एक दूसरा एग्जाम्पल आप लो कि एक बहुत दुबला सा आदमी है, तो फूड स्टोरेज कितना ही होगा उसमें, बिल्कुल भी नहीं रिजर्व होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मोटिलिटी की बात देखते हैं, मोबिलिटी की बात देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा मोशन कर पाएगा, अगर आप एक मोटे आदमी में और एक पतले आदमी में, मीन्स हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मोटू और पतलू का, तो मोटू और पतलू में अगर रेस कराया जाए तो भाई ऑब्वियस सी बात है पतलू ही रेस जीतने वाला है, क्योंकि मोटू की इतनी एफिशिएंसी नहीं है वो क्या कर सके, उसकी कंपैरिजन में दौड़ सके। तो यहाँ पे क्या है, यही सेम चीज गैमीट्स के साथ भी। आप गैमीट्स को लर्न कैसे करोगे, फीमेल एंड मेल गैमीट को। एक गैमीट जो इमोटाइल है, इमोटाइल का मतलब है जो मूव नहीं कर सकता, किसी भी तरह का मोशन नहीं करने वाला है, एंड कंटेन स्टोर फूड। मोटा आदमी है मतलब उसकी स्टोरेज पावर क्या है, खाना स्टोर करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। तो यहाँ पे इमोटाइल वाला जो है मीन्स जो मूव नहीं कर सकता, जो मोशन में नहीं है, वो उसकी स्टोर्ड फूड कैपेसिटी बहुत हाई होगी, जो आगे चल के क्या होगा, जाइगोट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं, मोटू पतलू की कहानी से हटके यहाँ आते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि एक इमोटाइल गैमीट होता है, इमोटाइल गैमीट के पास फूड स्टोरेज बहुत ज्यादा होगा, और वो फूड स्टोरेज कहाँ पे काम आने वाला है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए फूड की नीड होगी, तो वहां पे वो फूड लेंगे इन्हीं इमोटाइल गैमीट से, इज द फीमेल गैमीट। और वो जो इमोटाइल गैमीट है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, फीमेल गैमीट। तो आप इसको रिलेट करके लर्न करो, फीमेल गैमीट को एग या फिर ओवम बोलने वाले हैं। जो फीमेल गैमीट होती है वो इमोटाइल होती है एंड कंटेन्स करती है इस फूड को, एंड द अदर विच इज मोटाइल, और दूसरा वाला जो मोटाइल होता है उसके पास बहुत कम अमाउंट में फूड होगा, अदरवाइज कोई भी फूड का रिजर्वेशन नहीं होता है, उसको हम मेल गैमीट बोलते हैं। मेल गैमीट को कहा जाता है स्पर्म। ये चीज याद रखें, फीमेल गैमीट को एग बोलते हैं और ओवम बोलेंगे, मेल गैमीट को स्पर्म बोला जाता है या फिर मेल गैमीट ही। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, अब जो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है हियर, मेल एंड फीमेल गैमीट्स विल आर गोइंग टू बी फ्यूज। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट को फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद जब दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, आफ्टर द फ्यूजन एक न्यू सेल अराइज होता है, नए सेल का फॉर्मेशन होगा, दैट सेल इज नोन एज जाइगोट। और ये जो होल प्रोसेस हो रहा है, द होल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल सी चीज है कि जो मेल गैमीट बना, जो फीमेल गैमीट बनी, हमें 2 पेरेंट्स की जरूरत है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो मेल गैमीट आया मम्मा से, फीमेल गैमीट आएगा पापा से, तो वहां पे क्या हुआ, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, और ये जो होल फ्यूजन प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एक नया सेल बनेगा, दैट सेल इज नोन एज जाइगोट। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, जो चाइल्ड है या फिर जो नया न्यूबॉर्न बेबी होने वाला है, ठीक है, या फिर जो भी नया इंडिविजुअल बनने वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। The offspring are not the carbon copy of their parent। यहाँ पे क्या है, जैसा asexual reproduction में होता था कि वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते थे ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। The offspring are not the carbon copy of their parents। अगर कार्बन कॉपी नहीं है तो हम इनको क्लोन्स नहीं कहेंगे, they can better be called hybrids। इनको क्या कहा जा सकता है, हाइब्रिड्स बोल सकते हैं, बिकॉज ये अपने पेरेंट के कुछ सिमिलैरिटी शो करती हैं, बट कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज आवर मेन टॉपिक। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान गए थे, कहाँ कहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, कुछ प्रोटोजोआस के बारे में, कुछ एल्गी के बारे में, ठीक है।
या फिर हम बात करें कुछ फंगस के बारे में, कुछ बैक्टीरियाज के बारे में, कहाँ कहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है, किन किन प्रोकैरियोट्स में शो होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो मेन कैटेगरी में पढ़ना है, एक फ्लावरिंग प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा ह्यूमन बींग्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये पढ़ना है। सो हमारा पहला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए, हमने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया हुआ है एल्गा में, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में डिवाइड किया है, टेरिडोफाइट्स में डिवाइड किया है, जिम्नो में डिवाइड किया एंड द एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया है। ये जो 5 कैटेगरीज हमें दिखती हैं, 5 कैटेगरी में से फ्लावरिंग प्लांट, अगर हम मेनली बात करते हैं कि प्लांट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन शो करता है, तो यही हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट शो करते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखने जा रहे हैं इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। इन एंजियोस्पर्म द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड नेचर की होती है, इसीलिए इसे हम सेप्रोफाइट भी बोलते हैं। हैप्लॉयड स्टेज इन एंजियोस्पर्म इज हाईली रिड्यूस्ड, बहुत रिड्यूस्ड होता है, इसीलिए हम इसको जानते हैं एज अ गैमेटोफाइट से। यहाँ पे क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या फिर फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर ही मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनके 4 होल्स होते हैं, पहला होगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम। ये 4 के बारे में है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है आउटर मोस्ट कैलिक्स, कैलिक्स को आप सेपल्स भी बोलोगे इसकी एक सिंगल यूनिट को। इनर टू कैलिक्स, जब कैलिक्स के अंदर एंटर करते हैं हम उस पार्ट को कोरोला बोलते हैं, दैट इज पेटल। वो जो पंखुड़ियां हमें दिखती है फ्लावर की उसको हम कोरोला बोलते हैं। थर्ड आता है इनर टू कोरोला, अगर कोरोला के अंदर देखते हैं तो एंड्रोसियम वाला पार्ट दिखेगा। एंड्रोसियम पार्ट होता है आपका मेल सेक्स ऑर्गन एंड इट्स यूनिट आर कॉल्ड स्टेमन। इनर मोस्ट लेयर होती है गाइनोसियम की, इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड इट्स यूनिट आर कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल। यहां से ये चीज याद रखो, फ्लावर के 4 मेन होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स को की एक जो यूनिट होती है आप उसको सेपल बोलोगे, कोरोला की यूनिट को हम पेटल बोलते हैं, एंड्रोसियम को स्टेमन कहा जाता है, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन, और जो गाइनोसियम होती है फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। ये सारी चीजें, सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है कि बता दो भाई एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं, या फिर मेल सेक्स ऑर्गन दिया हुआ है, ऑप्शन में एंड्रोसियम भी दिया हुआ है, मैच करना है कि कौन सा टर्म किसका है, तो आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आप नाम याद रखो। ये रहा फिगर। हमने सबसे पहले जो 4 होल की बात की, पहला हमें दिख रहा है ये सेपल वाला पार्ट, ठीक है, ये जो बाहर से ग्रीन कलर का होता है इसे हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स वाला पार्ट होता है। जो पेटल, ये पंखुड़ियां होती है काफी ब्राइट कलर की होती है, ठीक है, अक्सर हमने हर एक फ्लावर में देखा है, कहीं पे भी ये लाइट कलर की नहीं होंगी, हमेशा जब भी आप देखोगे तो आपको ये पंखुड़ियां ब्राइट कलर की दिखती है, जिसको हम पेटल बोलते हैं और कोरोला, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि भाई ये ब्राइट कलर की क्यों होती है, तो आपको पता है अभी आगे जाके आप पढ़ोगे कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है दैट इज पॉलिनेशन। फॉर द पॉलिनेशन कई सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स काम करते हैं, तो ये फ्लावर्स का जो ये ब्राइट वाला पार्ट होता है ये उन पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करता है कि आओ भाई हमारे जो पॉलिन ग्रेन्स हैं इनको अपने में लो और फिर जाके इसे स्टिग्मा तक पहुंचा दो। पहला पार्ट हो गया कैलिक्स का। कैलिक्स के अंदर जाते हैं तो पेटल वाला पार्ट मिलता है दैट इज कोरोला, और फिर पेटल के अंदर आपको एक ऐसा ये यूनिट मिलेगा दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम स्टेमन बोलते हैं या फिर एंड्रोसियम बोलेंगे। फिर जो मिडिल सेंटर वाला पार्ट होता है, दिस सेंटर वाला पार्ट इज नोन एज गाइनोसियम या फिर इसे कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अभी एक एक पार्ट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि एक सिंगल सेक्स ही प्रेजेंट होगा, जो सेक्स ऑर्गन है वो सिंगल होगा। व्हेन इट कंटेन्स ईदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो आपका फ्लावर बॉडी है, फ्लावर बॉडी के अंदर या तो सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होगा
अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। अगर ऐसी कंडीशन प्रेजेंट है तो फ्लावर में बी कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल्स दिए हुए हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। इसमें एक प्लांट में दो फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, मेल के अलग फीमेल के अलग, अदरवाइज दूसरे प्लांट में प्रेजेंट होंगे। लेकिन एक सिंगल फ्लावर की अगर आप बात करो, एक सिंगल फ्लावर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस सिंगल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल साथ साथ प्रेजेंट नहीं होने वाले। दूसरी कंडीशन आती है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल देखा जाता है, और मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन यही होती है कि फ्लावर हमेशा हमें बाइसेक्सुअल दिखता है। और जब बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन फ्लावर में आती है तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ये चीज याद रखना है। एंड इट कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, मेल भी एक ही फ्लावर में होगा, फीमेल भी एक ही फ्लावर में होगा। इसका मोस्ट और बेस्ट एग्जाम्पल हम क्लास 5th 4th से ही पढ़ते आ रहे हैं, हिबिस्कस में, जिसको चाइना रोज बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम गुड़हल का फूल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी चीजें हिबिस्कस में देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं गुड़हल, और मस्टर्ड में देखी जाती है जो सरसों का फूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस देखने को मिली, फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन को आप हर्माफ्रोडाइट बोलोगे। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अब बात आती है मेल सेक्स ऑर्गन की। मेल सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड स्टेमेन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम स्टेमेन बोलते हैं प्लांट्स में। अ फ्लावर may contain many stamen। एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे स्टेमेन्स हो सकते हैं। स्टेमेन के खैर दो पार्ट होते हैं। These are usually yellowish in color। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो जो आपका स्टेमेन होता है वो येलोइश कलर में मिलता है। Each stamen consists of a filament and a anther। स्पेलिंग मिस्टेक ANTHER होते हैं, ठीक है। एंथर इज अ स्वैलन स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये एक होती है फिलामेंट स्टाक लाइक, और फिर यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दैट इज एंथर प्रेजेंट होता है। ये रहा हमारा एंथर, और ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट। पूरे स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये एक सिंगल यूनिट है हमारे स्टेमेन की। एंथर इज स्वैलन स्ट्रक्चर एंड इट प्रोड्यूसेस मेल यूनिट, जिसको हम पॉलन ग्रेन बोलने वाले हैं। यही पॉलन ग्रेन मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस हुआ तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ। और आपको लर्न होना चाहिए कि मियोसिस के थ्रू जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो वो नेचर में हैप्लॉइड होती है। यहाँ पे इसका सीधा मतलब क्या है कि पॉलन ग्रेन अब एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होने वाला है। ऑन फर्दर डेवलपमेंट, जब आगे डेवलपमेंट होती जाती है, पॉलन ग्रेन दो मेल गैमीट को, इसका मतलब है स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे सारी कहानी क्या है मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। मेल सेक्स ऑर्गन को आप स्टेमेन बोलते हो या फिर इसे हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन यूजुअली येलोइश इन कलर होते हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है फिलामेंट, दूसरी होती है एंथर। यही एंथर प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स आगे डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट के बाद दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि भाई दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, तो आगे ये सारी कहानी हम पॉलिनेशन के टाइम पढ़ेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमेन कहा जाता था, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। एक फ्लावर के पास एक या एक से ज्यादा कार्पेल हो सकते हैं। These are present in the center of the flower। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेन सेंटर ऑफ द फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। Each carpel consists of terminal part, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। एक मिडल स्टॉक लाइक पार्ट होता है, ठीक है, ट्यूब की तरह होता है, जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। और एक स्वेलन बॉटम पार्ट होता है जिसको ओवरी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, जो स्टिग्मा है वो बहुत स्टिकी होता है, ठीक है। आसानी से कोई भी चीज अगर उस पर उड़ के आएगी या किसी भी तरह से आती है तो वो उसकी सरफेस इतनी स्टिकी होती है कि वो उस पे स्टक कर जाती है। मिडिल वाला पार्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी चीजें आ जा सकती है वहां से। और स्वेलन बॉटम पार्ट में क्या होता है अभी हम आगे देखते हैं। स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर। दिस हेल्प्स स्टिग्मा टू कैप्चर पॉलन रेज ड्यूरिंग पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन के टाइम पे ये पॉलन ग्रेन्स के लिए प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। ओवरी कंटेन्स मैनी ओव्यूल, जो ओवरी होती है, जो लास्ट वाला बॉटम पार्ट है, ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमीट्स को, दैट इज एग। यहाँ पे दोनों में सिमिलैरिटीज आप देखो, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन आगे चल के दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं, और यहीं पे जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे फीमेल गैमीट को, जिसको हम एग बोलते हैं, मेल गैमीट को हम स्पर्म बोलेंगे। ये रहा पार्ट हमारा, ये फ्लावर का पार्ट है। कैलिक्स कोरोला को आप छोड़ दो, ठीक है। जो हमने 4 होल की बात की, कैलिक्स कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, यहाँ पे 2 हमारे नेसेसरी पार्ट्स होते हैं और 2 एसेसरी पार्ट्स होते हैं। जो एंड्रोसियम एंड गायनोसियम है, ये प्लांट्स का फॉर द रिप्रोडक्शन नेसेसरी पार्ट है, और कोरोला एंड कैलिक्स जो होते हैं ये एसेसरी पार्ट्स होते हैं। एसेसरी पार्ट्स क्यों है? क्योंकि कैलिक्स एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है, प्रोटेक्शन, और कोरोला पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए एसेसरी पार्ट, और एंड्रोसियम और गायनोसियम तो नेसेसरी पार्ट्स है। रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट फीमेल गैमीट यही प्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड्रोसियम को अगर आप देखो, उसकी एक यूनिट को हम स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन होता है कुछ इस तरीके से, जिनमें ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, और यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर प्रोड्यूस करता है आगे पॉलन ग्रेन्स को। फिर अगर हम फीमेल के कार्पेल की बात करें, ठीक है, या फिर पिस्टिल की बात करें, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वाली स्ट्रक्चर सबसे अपर लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी इन नेचर होता है। जब पॉलन इस पे फॉल करते हैं तो ये पॉलेंस को अपने पे चिपका लेते हैं। फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन यहाँ से अंदर की तरफ जाती है, इधर ही पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ट्यूब में ही मेल गैमीट्स ट्रेवल करते हुए ओवरी के थ्रू ओव्यूल में एंटर करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कैसे प्रोसेस है अभी हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्या था, फ्लावर के 4 मेन होल्स होते हैं, कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। एंड्रोसियम के 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके सिंगल यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं। जो 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। वहीं पे पिस्टिल, जिसका मतलब है कार्पेल, कार्पेल के हमारे पास 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसका क्या काम है, ये चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे कि किस तरीके से प्लांट्स में पॉलिनेशन हो रहा है, सीड जर्मिनेशन हो रहा है। मीन्स अगर हम बेसिकली बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होने वाला है, तो क्या क्या सिचुएशंस होती है। पहला आता है कि पॉलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल। सबसे पहला काम यही होने वाला है। स्टेमेन कंटेन करते हैं एंथर और माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। These structures produce specialized haploid cell। इसी हैप्लॉइड सेल की हम बात कर रहे हैं जो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। आगे फर्दर आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा इसी माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोर्स को हम पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। पॉलन ग्रेन्स एक हैप्लॉइड बॉडी है बिकॉज इनका फॉर्मेशन मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हुआ है। द पॉलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म बाय द मियोटिक डिवीजन। पॉलन ग्रेन्स नाउ गेट रिलीज। यहाँ पे क्या होने वाला है कि पॉलन जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाता है, तो एंथर वाली लेयर जो होती है वो बर्स्ट होती है। फटने के बाद वो पॉलन ग्रेन्स रिलीज करती है, और फिर जो पॉलन ग्रेन होता है, वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो इस पॉलन ग्रेन को किसी ना किसी तरह से स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर तक पहुंचा देते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। There are many factors और एजेंसीज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये पॉलिनेशन वाले काम को कराते हैं, which makes this transfer easier।
Such factors or agencies are called pollinating agent. Some of the pollinating agencies are एयर के थ्रू हो सकता है, ठीक है, हवा खूब तेज से चली और फिर पॉलन ग्रेन जो बस्ट हुआ पॉलन ग्रेन है वो उड़ के, ठीक है, यहाँ पे मीडियम कौन है, एयर है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट कौन हुआ, एयर हुआ। इस चीज को हम बोलते हैं एंटिमोफिली। जब पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है इसे हम कहते हैं एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन तो इसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, और अगर इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तो उसे हम चिरेप्टोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मोस्टली एयर के थ्रू होगा या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स में आप बीज को देख सकते हो, बटरफ्लाइज को देख सकते हो, हमेशा क्या करती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक फूल पे मंडराती है। तो मधुमक्खियां और जो हमारी तितलियां होती है ये क्या करती हैं, इंसेक्ट्स है, और यही पॉलिनेशन में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करती हैं, पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करती हैं। कुछ इस तरीके से है। हम अक्सर देखते हैं कि बटरफ्लाइज क्या करती है, जितने भी अट्रैक्टिव कलर वाले फ्लावर होते हैं उन पे जा जाके मंडराती है, वहां से क्या करती है, नेक्टर को इकट्ठा करती है, अपना न्यूट्रिशन भी ले लेती है, और जो पॉलन ग्रेन होता है वो इनके जो फीट होते हैं, ठीक है, फीट में स्टक कर जाते हैं और फिर ये जाके दूसरे फ्लावर पे बैठती है, फ्लावर की स्टिग्मा उस चीज को अपने ऊपर स्टक करा लेती है। इसी तरीके से पॉलिनेशन प्रोसेस होता रहता है। पॉलिनेशन के बारे में, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम एंथर एंड रीच द स्टिग्मा ऑफ ईदर द सेम और अनदर फ्लावर। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि पॉलिनेशन क्या होता है। सो बेसिकली आप कहोगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन ग्रेन का, तो इस होल प्रोसेस को आप पॉलिनेशन बोलोगे। और यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होती है जो शेड की रहती है एंथर से, ये स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, क्या पता कि मेल और फीमेल फ्लावर, सॉरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में है तो उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे चली जाएगी। हो सकता है कि मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, तो वहां पे वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चली जाती है। और इसी के बेसिस पे कि एक फ्लावर में है मेल ऑर्गन या फिर दूसरे फ्लावर में है मेल और फीमेल, इसी के बेसिस पे पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, आप नाम से समझ सकते हो, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बेसिकली क्या होगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, या तो यहाँ पे प्लांट सिंगल रहने वाला है, एक सिंगल प्लांट है, ठीक है, ये रहा एक फ्लावर, ये रहा एक फ्लावर यहाँ रहा। कंडीशन क्या हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट इन्वॉल्व होने वाला है। हो सकता है यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो, तो भी जब पॉलिनेशन होगा तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, हो सकता है कि यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन इस वाले फ्लावर में प्रेजेंट हो और यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो एक ही सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो इसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे दूसरा प्लांट है, ठीक है, फ्लावर्स दिए हुए हैं। मेल फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो उड़ के किसी तरह से या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू, किसी भी वजह से, ठीक है, कोई भी एजेंट वर्क कर रहा हो, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके का क्रॉस हो रहा है, तो इस पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बहुत बेसिक सा है। सेल्फ पॉलिनेशन में एक सिंगल प्लांट इन्वॉल्व होने वाला है, मतलब क्या है, सेम प्लांट के ही फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगा, या तो हो सकता हो कि एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हो या तो दो फ्लावर इन्वॉल्व हो, बट कंडीशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में एक सेम प्लांट इन्वॉल्व होने वाला है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे दो प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि वो सेम स्पीसीज के प्लांट्स होने वाले। ऐसा नहीं है कि रोज प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो जाके हिबिस्कस प्लांट के
स्टिग्मा पे स्टिक हो जा रहा है और कुछ नया प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसी कोई कहानी नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या है, जो प्लांट्स है उनकी स्पीसीज सेम होनी चाहिए तभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरी कंडीशन हमने पहला पढ़ा कि कैसे पॉलन ग्रेन बन रहा है, ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसे जा रहा है या फिर मेल गैमीट का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर दूसरी कंडीशन आती है कि मेगास्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट। वहां पे मेल गैमीट के डेवलपमेंट की बात की, यहाँ पे फीमेल गैमीट की बात करते हैं। ओवरी कंटेन्स 1 to many ओव्यूल्स। ओवरी एक सिंगल ओव्यूल को भी कंटेन कर सकती है या फिर बहुत सारे ओव्यूल्स को। इनसाइड दीज ओव्यूल्स सर्टेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड, जिसको हम मेगास्पोर बोल रहे हैं। वहां पे हमने मेल गैमीट में बात की, माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर को हम पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल के अंदर जिसको आप बोलोगे मेगास्पोर। मेगास्पोर भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है, ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं। यूजुअली ओनली वन मेगास्पोर रिमेन्स अलाइव इन द ओव्यूल एंड इट डेवलप्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो सेट। यहाँ पे क्या होता है कि जब हैप्लॉइड प्रोसेस मियोसिस प्रोसेस चलता है, ये न्यूक्लियस रहती है, यहाँ पे एक सेल होती है, ठीक है। इस सेल में जब मियोसिस होने जाता है, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। जब मदर सेल डिवाइड करती है तो ये अपने एक सेल को हैप्लॉइड मियोसिस प्रोसेस करके डिवाइड करती है। यहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स का, जिनमें से क्या होता है, ये 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल कहलाता है और वही एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसे कराएगा। यूजुअली ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स अलाइव इन द ओव्यूल। ये कंडीशन है कि जिनमें से क्या होगी, 3 डिजेनरेट होंगे, आगे चल के बचता है सिर्फ और सिर्फ एक वाला। Besides egg cell, other cells in the embryo sacs are antipodal, synergid and polar nuclei। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है वो एक एग सेल का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम फीमेल ओवम बोलते हैं। ओवम के अलावा जो मेगास्पोर है, ठीक है, फीमेल गैमीट है या फिर हम ओव्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे कई सारे और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं हम देखते हैं। ये रहा एक सेल जिनमें यहाँ पे इस वाली एंड पे 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी 3 सेल्स होती है लेकिन एक थोड़ी यूनिक होती है जिसको हम एग सेल बोलते हैं। और बीच में एक जो सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये 3 जो हो गई वो होती है एंटीपोडल सेल्स। यहाँ जो 2 होती है इनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। एक एग सेल बनती है। एग सेल कहाँ से बनी है, जो एक हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होता है, फंक्शनल मेगास्पोर आगे डेवलप करके यही एग सेल का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे जो ये सेंट्रल वाला सेल है, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। आगे चल के इन सारे सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम इसको देखते हैं। एग सेल इज हैप्लॉइड एंड रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीट। ये चीज आपको याद रखनी है, जो एग सेल होता है वो हैप्लॉइड होता है नेचर में, क्योंकि ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है और आगे चल के रिप्रेजेंट करेगा फीमेल गैमीट को। फर्टिलाइजेशन एंड सीड जर्मिनेशन। भाई मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, तो हमें मेल एंड फीमेल गैमीट चाहिए थे फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम क्या कराएंगे, मेल गैमीट है हमारे पास, फीमेल गैमीट है, अब हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराने जा रहे हैं। द पॉलन ग्रेन विच डेवलप्स ऑन द स्टिग्मा। वो पॉलन ग्रेन उड़ के आया था, किसी ना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट ने उसको लाके स्टिग्मा पे छोड़ दिया, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे डेवलप कर रहा था, डेवलप करने के बाद क्या होगा, ये एक पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कराता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। ये है फिगर आपका। ये हम अब फीमेल वाले पार्ट पे पहुंच गए हैं, ठीक है, जो हमारा एंड्रोसियम वाला पार्ट था। एंड्रोसियम की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी ओवरी है। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा।
सॉरी स्टाइल, और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले पॉलिनेटिंग एजेंट्स ने लाके यहाँ पे पॉलन ग्रेन छोड़ दिया है, ठीक है। पॉलन ग्रेन अब धीरे धीरे जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद कुछ टाइम बाद ये एक पॉलन ट्यूब को प्रोड्यूस करता है, जो पॉलन ट्यूब आगे धीरे धीरे इसी स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी तक पहुंचता है। फिर ये ओवरी को पेनिट्रेट करेगा, ओव्यूल के अंदर जो सेल्स हैं वहां तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब आपको पता है इसी पॉलन, ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है 2 मेल गैमीट को। यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। ये जो मेल गैमीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, ये मेल गैमीट्स आगे चल के इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ तक पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, हम जो प्लांट का ओव्यूल होता है, ये पॉलन ट्यूब उस ओव्यूल को पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या होगा, इसके अंदर एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद जो 2 मेल गैमीट्स हैं उनको इनके अंदर छोड़ देता है। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे सारा प्रोसेस, सबसे पहले जो हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करना है, हमें मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड है, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस्ड है। अब मेल वाले गैमीट को किसी ना किसी तरह से फीमेल गैमीट तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉलन ग्रेन ने प्रोड्यूस किया पॉलन ट्यूब को। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू आएगा ओवरी तक, ओवरी के अंदर जाके ये ओव्यूल को पेनिट्रेट करेगा। ओव्यूल के अंदर सारे सेल्स है, ठीक है, सारे एग सेल्स, फीमेल गैमीट भी है। तो इन 2 मेल गैमीट को ले जाके ये यहीं पे छोड़ आता है। आगे क्या प्रोसेस होता है, After reaching the ovule, the tube penetrates the ovule and reaches the embryo sac. Embryo sac तक पहुंच जाएगा। Inside the embryo sac के अंदर the tip of pollen tube burst, जो टिप होती है pollen tube की वो फटेगी और मेल गैमीट्स को वो वहां पे छोड़ देती है। 1 स्पर्म, अब यहाँ पे क्या होने वाला, जो एक स्पर्म है, स्पर्म का मतलब जो मेल गैमीट है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करने वाला है, जिसका रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे हम देखते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। मेन फोकस आपको करना है कि यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे 3 एंटीपोडल हैं, 2 सिनर्जिड्स, और फिर एक हमारा प्रेजेंट होता है एग सेल, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। आपका मेन फोकस होना चाहिए एग सेल पे एंड पोलर न्यूक्लियाई पे। और आपको पता है यहाँ से आ रहे हैं 2 मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट इस कलर के है। यहाँ से पॉलन ट्यूब से होते हुए, पॉलन ट्यूब ने पेनिट्रेट करा हुआ है इसको, और फिर धीरे धीरे क्या कर रहा है, मेल गैमीट्स को यहाँ पे छोड़ देता है। फिर यहाँ पे आपके पास 2 मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट्स रहेंगे, 2 मेल गैमीट्स होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के लिए, साथ में इनके फर्टिलाइजेशन के लिए प्रेजेंट होती है एक एग सेल, और प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। क्या चीज हो रही है, 2 मेल गैमीट्स हैं, जो मेल वाले पार्ट्स यहाँ हैं जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, इनको आप बोलते हो स्पर्म, और ये जो एग सेल है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वाला मेल गैमीट जाएगा, एक मेल गैमीट ये रहा, एक रहा ये वाला, ये मेल गैमीट जाता है एग सेल से फर्टिलाइजेशन करेगा, और ये जो एक मेल गैमीट है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में, फ्लावर्स में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए सबसे पहली बार जो डबल फर्टिलाइजेशन का टर्म होता है वो दिया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। 2 मेल गैमीट्स आए, एंटर किए ओव्यूल में, वहां पे क्या हुआ, एक मेल गैमीट जाता है ओवम से एग सेल से फर्टिलाइजेशन करेगा। जब एग सेल से फर्टिलाइजेशन करता है तो ये यहाँ पे बनाता है जाइगोट।
मेन फोकस इसी का होता है कि हर कोई फर्टिलाइजेशन करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जाइगोट बन गया जब एक स्पर्म सेल दूसरे वाले फीमेल ओवा से जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो एक फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जाइगोट बनता है, और जो ये दूसरा स्पर्म है, ठीक है, ये वाला स्पर्म जाता है ये दो छोटे छोटे पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, इनसे जाके फर्टिलाइजेशन करता है। यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और इनका काम क्या रहेगा, जब ये बन जाते हैं तो ये जो डेवलपिंग जाइगोट है इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि भाई जाइगोट को कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन चाहिए डेवलप करने के लिए। तो साथ में जो ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना हुआ होता है, ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ये इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो बेसिक सी बात क्या थी कि मेल में बनते हैं दो स्पर्म्स, ठीक है, दो मेल गैमीट्स होते हैं जो पॉलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल में एंटर करेंगे। ओव्यूल में एंटर करने के बाद एक स्पर्म एग सेल से जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, जो एग सेल से फर्टिलाइजेशन कर रहा होता है, एक स्पर्म हुआ, ठीक है, एग सेल से जाके फर्टिलाइजेशन करता है, दैट इज फीमेल वाला पार्ट, बनाता है ये जाइगोट, और फिर ये एक और मेल गैमीट होता है, ये जाता है पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन करके बनाता है एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन। और अगर आप बात करो फ्यूजन की, तो फ्यूजन 3 सेल से हो रहा है, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन जब हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, अब एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है। तो अब इसके बाद क्या सिचुएशंस आती है, क्या क्या चीजें आने वाली है, मतलब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, और फिर सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी थी हमारी, जो बल्ज वाला पार्ट था, वो बहुत फटाफट से ग्रो करने लगेगा, और ग्रो करने के बाद एकदम से अच्छा खासा पक जाता है, राइपेंड हो जाता है। सच अ राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। और वही चीज क्या करती है, आगे फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। मतलब यहाँ पे चेंज क्या आया, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। और जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स होते थे, पेटल हो गया, सेपल हो गया, स्टेमेन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे शेड ऑफ कर जाते हैं। फिर क्या होता है, इंटरनली जाइगोट स्टार्ट कर देता है जर्मिनेशन, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, और जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। इन दिस वे द सीड कंटेन्स अ जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो। इसका मतलब क्या है, जो फ्यूचर प्लांट आगे बनने वाला है। सीड व्हेन जर्मिनेट, जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है अंडर प्रॉपर ग्रोइंग कंडीशन, ये सीडलिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और सीडलिंग में बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम प्लूम्यूल एंड रेडिकल बोलते हैं। ये चीजें क्या होती हैं, अब ये कहने का मतलब क्या कह रहा है कि इतनी चीजें पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो आपका फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, फ्रूट यही ओवरी कन्वर्ट करती है फ्रूट में अपने आप को। फिर जो पेटल, सेपल, स्टेमेंस होते हैं, ये सारे शेड ऑफ कर जाते हैं। और जो जाइगोट हो रहा होता है, ठीक है, जाइगोट जर्मिनेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन करता है, और ये जो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ है, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूम्यूल और रेडिकल। यहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल में क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये देखते हैं हम। आपके पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, एक नॉर्मल सीड, हमने चने के दाने देखे होंगे, तो वो क्या है, वो जो चना ग्राम हम खाते हैं वो क्या होता है, वो एक तरीके का सीड है।
सीड में अगर आप देखो और या फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो तो वो धीरे धीरे जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सीड को जब आप कट करते हैं तो आपको पार्ट दिखाई देता है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जो कुछ इस तरीके का पार्ट होता है। इसमें दो पार्ट मिलेंगे, पहला ऊपर वाला पार्ट जो होता है दैट इज प्लिम्यूल, और जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज रेडिकल। सॉरी, तो ये रेडिकल हो गया। प्लिम्यूल और रेडिकल की खास बात क्या है, आगे ये सीड कैसे जर्मिनेट करने वाला है, सीडलिंग प्रोसेस कैसे होगी। तो ये जो प्लिम्यूल वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, धीरे धीरे ये शूट टिप बनाता है, ठीक है। प्लिम्यूल ग्रो करेगा, शूट बनाता है, मतलब कि स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, एंड जो ये रेडिकल्स होते हैं ये रूट टिप का फॉर्मेशन करते हैं, आगे ग्रो करके आगे डेवलप करके ये रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सीड में इंपॉर्टेंट क्या है, सीडलिंग के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, दैट इज प्लिम्यूल एंड रेडिकल। प्लिम्यूल आगे डेवलप करेगा, स्टेम का फॉर्मेशन करता है, शूट टिप का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल आगे डेवलप करके रूट टिप का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको देखना हो कि किस तरीके से होता है तो यहाँ पे क्या होगी, सीड का जर्मिनेशन होगा, धीरे धीरे ये जाता है एक शूट टिप, ठीक है, जो ऊपर की तरफ पार्ट आपको दिख रहा होता है। हम बीज को कुछ इस तरीके से लगाते हैं जिसमें रेडिकल वाला पार्ट नीचे आए जो रूट का फॉर्मेशन करे, और जो प्लिम्यूल वाला पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ है जो हमारे स्टेम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ये चीजें थी। फिर नेक्स्ट यहीं पे ये सारी कहानी खत्म हो रही होती है। फिर अब हम बात करते हैं कि क्या इस चैप्टर में हर एक चीज कंप्लीट होती है। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन बहुत बेसिक तरीके से होता है। कौन कौन से पार्ट्स यूज हो रहे हैं, हमने 4 होल की बात की थी, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, वही मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले तो एक फेमस क्वेश्चन है कि आप एक टिपिकल फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो या नहीं, और उनके सारे पार्ट्स को लेबल कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो फ्लावर हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, उसके सारे पार्ट्स समझ लो किसके क्या नाम है, किसको किस चीज से डिनोट किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सारी सिचुएशंस होती है वो क्या कैसे होती है, कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही होती है। फिर अब आप एक बेसिक सा डिफरेंस जान लो बहुत सारे एनिमल्स में, ठीक है। अभी हम इंसेक्ट्स वगैरह की बात करेंगे, लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, तो वहां पे 2 तरह का फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो फीमेल पेरेंट है उसकी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उस तरह की फर्टिलाइजेशन को आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलोगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो भी फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन हो रहा है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन इज नॉट श्योर टू अकर, जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन हो ही, क्योंकि भाई मेल वाला गैमीट आया वो फीमेल ओवा से मिला ही नहीं। अगर मीटिंग नहीं हुई तो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन श्योर नहीं हुआ कि हुआ कि नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली श्योर है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। द एम्ब्रियो रिमेन्स अनप्रोटेक्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होता है तो वहां पे क्या होगा कि एम्ब्रियो के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, किसी भी तरह का एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड होता है। यहाँ पे एम्ब्रियो हमेशा वेल प्रोटेक्टेड होता है जब डेवलपमेंट चल रहा होता है। एक और डिफरेंसेस है हमारे पास, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन बनता है कि क्या आप सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जानते हो। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे सेम फ्लावर हो सकता है या फिर सेम प्लांट, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। सॉरी, नॉट फ्लावर, दिस इज प्लांट। सेम प्लांट के अदर फ्लावर से भी हो सकता है या फिर सेम फ्लावर से होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। इसमें क्या होगा कि जो भी ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का वो स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर अनदर प्लांट होगा। ये वेरिएशंस कॉज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है, एयर वगैरह के थ्रू ही पॉलिनेशन हो जाएगा क्योंकि सेम फ्लावर में होने वाला है। इधर एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनेशन कराने में। A small number of pollen grains are produced in such flower. इधर large number of pollen grains are produced.
आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आप वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखोगे तो पूरा का पूरा प्लांट रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैसे ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।